आज हम करेंगे पाठ सांवले सपनों की याद। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार मुझसे दो चार पंक्तियों में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और बहुत सारे पेड़ दिखे हों? ऐसा तो आपके साथ रोज ही होता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि उन पेड़ों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि कितने अच्छे पेड़ हैं? है तो नॉर्मल जो आप रोज देखते हो पेड़, लेकिन क्या मंत्रमुग्ध वाली दृष्टि आप रखते हो? मतलब कितने अच्छे अच्छे पत्तों की शेप है, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग पेड़, इस तरह को देखकर बड़ा मजा कर लेते हो या आनंद आता हो? पक्षियों को देखकर आनंद आता हो कि कितनी मधुर चहचहाहट है, कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, अलग अलग रूप के पक्षी, अलग अलग पंखों वाले पक्षी। इस तरह से कभी बारीकी से देखा है? ऐसा अगर देखा भी है तो क्या हमेशा से ही देखते आ रहे हो? ऐसा बहुत कम बच्चे होंगे जो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते हो, जो उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो जाते हो। और हो भी जाते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, क्योंकि प्रकृति तो हमेशा ही विद्यमान है ना। तो हमेशा के लिए मंत्रमुग्ध हुए हो? नहीं, ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ हुआ होगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक नहीं, वैसे तो दुनिया में काफी होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जो इनको प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे। वो कौन थे? सालिम अली। सालिम अली एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रकृति को आदमी की दृष्टि से नहीं, प्रकृति को प्रकृति की नजर से ही देखते थे। अब वो कैसे? दरअसल वो इन चीजों में मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इनकी खूबसूरती पर बड़ा आनंद लेते थे, इनकी बनावट को लेकर कुदरत की तारीफ करते थे कि कितना नायाब तरीका या नायाब चीजें बनाई हैं उन्होंने, कुदरत ने। तो वो कौन सी चीजें? जैसे प्रकृति की हर चीज, चाहे वो फूल हो, पत्ती हो, पेड़ हो या फिर पक्षी हो, इस तरह की। खास तौर पर वो पक्षियों को देखकर उन्हें बड़ा मजा आता था, पक्षियों की बड़ी देखभाल करते थे, इसीलिए उन्हें बर्ड वाचर कहते थे, बर्ड वाचर। तो ये पूरा पाठ सांवले सपनों की याद, ये पूरा पाठ सालिम अली के बारे में है, जो एक बर्ड वाचर थे। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, कैंसर से वो पीड़ित थे, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये पूरा पाठ जाबिर हुसैन जी ने उनकी याद में लिखा है, ये एक संस्मरण है, याद में लिखा है। अब यहां जो पाठ का नाम लिखा है सांवले सपनों की याद, इसका क्या मतलब है? दरअसल सांवले सपने को याद कर रहे हैं कौन? जाबिर हुसैन जी। अब ये सांवले सपने कैसे होते हैं? दरअसल ऐसे सपने, ऐसी बातें जो सांवली हो चुकी हैं, सांवली मतलब धुंधली हो चुकी हैं, वो बातें बहुत अच्छे से याद नहीं है, काफी टाइम हो चुका है उनको बीते हुए, तो उन बीते हुए पलों को वो याद कर रहे हैं, लेकिन वो धुंधली है, वो सांवली है। तो वो सांवले सपनों की याद करते हुए जाबिर हुसैन जी क्या लिखते हैं, देखो पहले पैराग्राफ पे या पहले दो पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए सालिम अली को ले जाया जा रहा है। काफी सारी भीड़ है उनके साथ, काफी लोग हैं जो उनको ले जा रहे हैं। अब क्या बात चल रही है वो देखो। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, सवार कौन है? यहां सालिम अली सवार है, जो अब सुनहरे पंखों पर सवार है, मतलब अब वो वापस तो आएंगे नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम यानी भीड़, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मौत की खामोश वादियों की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है। अग्रसर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके? कहां संभव है? मतलब क्या सालिम अली को हम रोक सकते हैं, टोक सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अब उनकी मौत हो गई है। ये बात लिखी थी। इस हुजूम यानी इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है अपने कंधों पर। उनके जो कंधे थे वो सैलानियों की तरह। अच्छा, एक बात, खास बात थी उनकी कि वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, काफी भ्रमण किया है उन्होंने। और ये भ्रमण कोई ऐसा मजे लेने के लिए नहीं, ये पक्षियों की हिफाजत के लिए, प्रकृति की देखभाल के लिए। तो ये जो इधर से उधर घूमना हो रहा था, ये उस वजह से हो रहा था। तो यही बात लिखी हुई है कि अपने कंधों पर, यानी सालिम अली के जो कंधे थे, वो सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। अंतहीन सफर मतलब ये एक सफर पूरा करते थे, दूसरा शुरू कर देते थे, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से सफर काफी तय किए हैं। किसने? सालिम अली ने। लेकिन ये जो सफर है, जो अब जा रहा है, अब ले जाया जा रहा है उन्हें, ये सफर अब उनका अंतिम सफर है। ये सारे बाकी के सफरों से
ये सफर जो है ये सबसे अलग है, यही बात लिखी हुई है कि लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, यानी अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब ये आखिरी ही पलायन माने जाना, ये जो सफर है ये आखिरी है, इसके बाद अब क्या सफर होगा। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है, दो लाइनें, तो ये बता रखा है ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कोई पक्षी आखिरी गीत गाकर मौत के गोद में विराज ले, यानी समा जाए। तो क्या अगर कोई चाहे तो क्या वो पक्षी दोबारा गा सकेगा? जो अंतिम सफर तय कर चुका है, अपना आखिरी गीत गा चुका है, उसके बाद मौत की गोद में समा चुका है, उसको अगर ये कहा जाए कि किसी भी तरह से कुछ भी करके गीत गाओ, तो क्या वो गा सकेगा? नहीं। ठीक ऐसे ही सालिम अली के साथ है, ये उनका आखिरी सफर है, यही बात लिखी हुई है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, विलीन माने गायब हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत माने गर्मी, क्या कोई अपने जिस्म की हरारत यानी गर्मी, शरीर में गर्मी होती है ना, अब तो उनका शरीर ठंडा हो गया, किसका? सालिम अली का, जिसकी मौत हो जाती है उनका शरीर ठंडा हो जाता है। तो क्या कोई अपने शरीर की गर्मी उन्हें दे सकता है? क्या कोई अपने दिल की धड़कन देकर उन्हें वापस लौटा सकता है? ये चीज संभव नहीं है। यही बात लिखी हुई है कि जिस्म की हरारत यानी जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे कोई लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वो पक्षी गा नहीं पाएगा। ठीक ऐसे ही सालिम अली के साथ है। बच्चों, लेखक का नाम अभी तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखिए, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, क्या कहा था? कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। पक्षियों को पक्षी की नजर से नहीं देखते, वो आदमी की नजर से देखते हैं। उनके लिए नॉर्मल चीज है ये सामान्य चीज नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशार यानी पानी का प्रवाह, नदी, झरने, यही होते हैं, वो प्रकृति की नजर से नहीं देखते, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब हम कभी घूमने भी जाएं, प्रकृति को निहारने भी जाएं, तो भी हम आदमी की नजर से ही देखते हैं। मतलब हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखने वाले लोग बहुत कम हैं। उनकी तारीफ करने वाले, उसकी कुदरत की तारीफ करने वाले, उसको बनाने वाले की तारीफ करने वाले, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। और उनकी देखभाल करने वाले ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम जाते तो हैं कहीं घूमने, हमें कोई नदी अच्छी लगी, कोई बहुत अच्छा पसंद आ गई, कुछ भी चीज, वहीं पर ही रैपर्स को का जो कूड़ा करकट होता है वो इधर उधर हम बिखरा देते हैं। ये क्या है? ये दरअसल यही चीज तो है, क्या कि हम आदमी की नजर से प्रकृति को देखते हैं। यही बात यहां इन दो पंक्तियों में हमने पढ़ी। आगे देखिए, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत अगर सुन ले, सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? मतलब क्या कोई ऐसा आदमी होगा जो पक्षियों की आवाज अपने कानों में सुने और रोमांच से भर जाए? रोमांच से मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाए, उसके अंदर रोमांच का सोता फूटने लग जाए। सोता मतलब झरना फूटने लग जाए। क्या कोई ऐसा होगा? लेकिन सालिम अली ऐसे थे, यही बात यहां पर लिखी हुई है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक यानी पौराणिक मतलब पुराने एक नाम है जो है सालिम अली। बहुत पहले की बात है। सालिम अली एक व्यक्ति थे, उनके बारे में क्या लिखा है वही अब हम देखेंगे। लेकिन अगले पैराग्राफ में बता रखा है कि आप वृंदावन चले जाएं। वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रचाई थी। कब रचाई थी? आज से हजारों साल पहले। लेकिन आज भी लोग जो कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, आज भी अगर वो वृंदावन जाए ना, तो उन्हें पता चलेगा कि श्री कृष्ण का एहसास हमें आज तक महसूस हो रहा है। ये बातें हुई कब थी? उन्होंने अपनी लीला कब रचाई थी, या फिर उन्होंने जो यमुना नदी के किनारे खेल खेले थे, इस तरह की और भी बहुत सी गतिविधि की थी वृंदावन में। लेकिन ये बातें न जाने कितने सैकड़ों हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो एहसास होता है जो वृंदावन जाता है भक्ति की नजरिए से। लेकिन ये सारी बातें यानी श्री कृष्ण के बारे में क्यों बात चल रही है? दरअसल जैसे श्री कृष्ण जी ने बहुत पुराने टाइम में ये काम किया था, लेकिन एहसास आज भी है, ठीक है ऐसे ही सालिम अली की बातें तो पुरानी थी, लेकिन एहसास आज भी है उनका। मतलब उनकी बातें आज भी याद आ रही हैं, यही बात लिखी हुई है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक यानी चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे यानी बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे।
कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। मतलब ये बातें न जाने कब हुई थी, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब आज भी उसका एहसास है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब श्री कृष्ण ने ये रचना पता नहीं कब रचाई हो, लेकिन उनकी बांसुरी से, उनके खेलों से, उनकी और गतिविधियों से वृंदावन कभी खाली नहीं हुआ है। आज भी उनका एहसास होता रहता है। यही बात आगे लिखी हुई है कि मिथकों की दुनिया में, पौराणिकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले, कमजोर यानी कमजोर शरीर वाले, कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में, शती मतलब होता है 100, उम्र उनकी 100 हो गई थी लगभग, पहुंचने में अभी थोड़े दिन ही तो बचे रह गए थे। संभव है लंबी, अब आगे की 2-4 पंक्तियों में ये लिखा हुआ है कि बेशक उनका शरीर कमजोर हो, शायद वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे इस वजह से हो सकता है, तो बेशक उनका शरीर कमजोर हो और उनकी मौत कैंसर से हो गई हो, बेशक ये चीजें हो गई हो, लेकिन अंत समय तक भी उनकी रोशनी बरकरार थी। आंखों की वो रोशनी, रोशनी का मतलब क्या है कि वो प्रकृति को प्रकृति की ही नजर से देखते थे। अंत समय आ गया था लेकिन उस टाइम तक भी, अब प्रकृति को प्रकृति की नजर से मतलब उनकी देखभाल करना, पक्षियों की देखभाल करना, वनस्पतियों की देखभाल करना, इस तरह की जो रोशनी है ना वो उनके अंत समय तक रही है। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर कमजोर हो गया है, कैंसर की बीमारी आ गई है तो वो ये सब काम छोड़ दें, उन्होंने अंत समय तक भी नहीं छोड़ा ये काम। और उनकी आंखों पर जो दूरबीन हमेशा लगी रहती थी, दूरबीन से देखते थे वो क्यों देखते थे? दरअसल वो उनको दूर दूर की चीजें देखनी होती थी, वो दूर दूर की चीजें देखने के लिए उनकी आंखों पर हमेशा एक दूरबीन रहती थी। तो वो दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी, हमेशा बर्ड वॉचर रहे हैं वो, एक तरह से प्रकृति की देखभाल में रहे हैं। यही बात लिखी हुई है देखिए कि संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत यानी उनकी देखभाल के प्रति समर्पित थी। हमेशा देखभाल करते थे अंत समय तक भी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। बच्चों, हरारत का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब अगले पैराग्राफ में भी हम यही बातें पढ़ेंगे कि वो प्रकृति की बड़ी देखभाल करते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे, अपने जैसा बना लेते थे। मतलब इंसान क्या होता है, प्रकृति के प्रभाव में ढल जाता है, लेकिन वो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे, अपने जैसा बना लेते थे। तो ऐसा ही कुछ हम यहां पढ़ेंगे। और भी ऐसी कुछ विशेषताएं लिखी हैं सालिम अली के बारे में। देखो, उन जैसा बर्ड वॉचर यानी पक्षियों की देखभाल करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। यानी एकांत क्षणों में वो बैठ जाते थे और क्या करते थे, आसमान को निहारते थे, दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, अपने तरफ खींच लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, यानी फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। मतलब ये काम उन्होंने शुरू से ये काम किया था, बचपन से लेकर आज उनकी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन वो शुरू से लेकर प्रकृति की देखभाल में लगे रहे। और वो इस काम में अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी ने भी उनका बहुत साथ दिया है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी, जिसका नाम था तहमीना, जीवन साथी यानी पत्नी, तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सालिम अली प्रधानमंत्री से मिले। किससे? चौधरी चरण सिंह, ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। उनसे मिले, क्यों मिले? दरअसल एक केरल की एक वैली थी, उस वैली का नाम था साइलेंट वैली नाम से उनकी एक वैली थी। वहां पशु पक्षी काफी ज्यादा विद्यमान थे, प्रकृति
चारों तरफ पसरी हुई थी। उस तरफ गर्म हवाएं आ रही थी रेगिस्तान की गर्म हवाओं की वजह से पक्षियों को बड़ा नुकसान हो रहा था, प्रकृति को बड़ा नुकसान हो रहा था। इस बात की चिंता लिए हुए सालिम अली प्रधानमंत्री से मिले, चौधरी चरण सिंह से, और उनके सामने वो सारी बातें रखी कि इस वैली का भविष्य में क्या होने वाला है, पशु पक्षियों पर क्या असर डालने वाला है, प्रकृति किस तरह से खत्म होने वाली है इस वैली में। ये बातें उन्होंने बहुत विस्तार से बताई। और चौधरी चरण सिंह खुद भी ऐसे प्रकृति प्रेमी थे। तो जब उन्होंने सालिम अली की बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब सालिम अली ने कुछ ऐसा चित्र खींच के उनके सामने रख दिया कि भविष्य में कैसा होने वाला है, तो उनकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए, चौधरी चरण सिंह की आंखों में। तो यही बात लिखी हुई है, देखो। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक कौन? सालिम अली। एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब वो भी प्रकृति प्रेमी थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अब अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अब आज के डेट में देखा जाए तो ना तो सालिम अली है, ना ही चौधरी चरण सिंह है, तो प्रकृति की देखभाल करेगा कौन? अब कौन उनकी वकालत करेगा? इस तरह की चीजें अब यहां हम पढ़ेंगे। देखो, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंदी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उनके बारे में सोचेगा? यही बात लिखी हुई थी। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सालिम अली के जैसे ही एक और व्यक्ति भी थे जो पहले के, बहुत पहले के रहे हैं। उनका नाम है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, बर्ड वाचर थे, और उनकी एक पत्नी थी, नाम था फ्रीडा लॉरेंस। तो जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई, जो कि बहुत फेमस हो चुके थे, तो उनके बारे में लोग जानना चाहते थे। उनकी पत्नी के पास आए कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बताओ, हम लिखेंगे, हम लिखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी ने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनो। उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं तो अपने पति यानी D.H. लॉरेंस के बारे में इतना नहीं जानती, मुझसे भी कहीं ज्यादा मेरी छत पर बैठी हुई गोरैया जानती है। गोरैया मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में बहुत कुछ जानती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर समय तो उनके साथ बिताया, उनकी देखभाल के लिए बिताया, उनसे प्रेम इतना था कि वो गोरैया काफी कुछ बातें जानती है D.H. लॉरेंस के बारे में, तो उनसे जाकर पूछो। इस तरह की बातें उन्होंने कही, जिसका मतलब साफ सा ये था कि वो कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। सालिम अली की एक आत्मकथा भी है, नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। यही बात लिखी हुई है, देखो। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस। अब लेखक को एक बात याद आई कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मतलब उनकी पत्नी ने कहा यह बात संभव है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में भी समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मतलब शब्दों में बांधना, उन शब्दों में बांधकर उनके बारे में लिखना, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। बेशक मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में वो लॉरेंस समाये हो, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। बच्चों, प्रधानमंत्री का नाम क्या लिखा था इस पाठ में, एक बार जल्दी से बता दो। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सालिम अली का प्रकृति प्रेम या बर्ड वाचर वो कैसे बने। ये दरअसल हुआ ऐसा कि बचपन में उन्होंने एक एयरगन चला दी, एयरगन चलाई और वो सीधी पक्षी पर जाकर लग गई, एक गोरैया को जाकर लग गई। उस गोरैया को घायल कर दिया। उस घायल पक्षी को देखकर उनके मन में इतनी व्यथा उत्पन्न हुई, इतनी पीड़ा हुई कि उसके बाद से उन्होंने कसम खा ली, या यूं कह लो कि उसके बाद से वो बर्ड वाचर बन गए, या पक्षियों की देखभाल करने वाले बन गए, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखने वाले बन गए। ये थी एक घटना। इसके साथ साथ एक ये बात भी बताई हुई है कि सालिम अली कोई टापू नहीं थे। टापू मतलब एक सीमित क्षेत्र वाले नहीं थे, वो सागर थे जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसे थे सालिम अली। वो किस में सीमा नहीं थी? प्रकृति के प्रेम में। वो इतना प्रेम रखते थे कि सागर जितना प्रेम,
जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यही बात लिखी हुई है। एक और बात भी लिखी हुई है कि सालिम अली भ्रमण करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जो उनके इस स्वभाव को जानता है, किस स्वभाव को, कि प्रकृति की देखभाल के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो लोग वो इस बात को जानते हैं उन्हें आज भी यही लगता है कि सालिम अली प्रकृति की देखभाल के लिए निकले हैं, कुछ ही टाइम में वो वापस लौट आएंगे। तो ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ने वाले। देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रकृति प्रेम होता क्या है, वो उनके लिए सालिम अली हमेशा पहेली रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह, लॉरेंस कौन? D.H. लॉरेंस, बिल्कुल वैसे ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप, प्रतिछाया या इमेज बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू मतलब सीमित क्षेत्र, एक लिमिटेड एरिया, वो टापू बनने की बजाय अथाह सागर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययावरी से परिचित हैं, ययावरी का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला सन्यासी, तो उनकी ययावरी या भ्रमणशील स्वभाव से जो लोग परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिएंगे। ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9 क्लासेस नाम से। आपको एक सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, आपको सांवले सपनों की याद से रिलेटेड ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट, जो कि होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को कितने अच्छे समझ लिया। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? आपके ऑप्शन ए हैजा, बी तपेदिक, कैंसर या हार्ट अटैक। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंसर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता? आपके ऑप्शन, द्वारका, बी हस्तिनापुर, सी मथुरा या डी वृंदावन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, वृंदावन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन, तहमीना, तखमीना, तरमीना, तस्मीना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, तहमीना। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन, फ्रीडा, फ्रीडा, फ्राडा, फ्रीडा। देख लेना एक बार माताओं की गड़बड़ में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रीडा। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स का एक फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।